बहुत समय पहले, जब न तो देशों की सीमाएं थी और न ही मानचित्र, धरती के विशाल मैदानों और घने जंगलों में मनुष्य अपनी पहचान खोज रहा था। आग, पहिया और भाषा, ये सब धीरे धीरे जन्म ले रहे थे। इसी दुनिया में एक छोटा बच्चा जन्मा जिसका नाम था आर्यवीर। वह कोई महान राजा या योद्धा नहीं था, लेकिन ज्ञान की खोज ने उसे इतिहास की अनोखी यात्रा पर भेज दिया। पहला पड़ाव, पाषाण युग का रहस्य। आर्यवीर सबसे पहले एक विशाल गुफा में पहुंचा, जहां वह उन लोगों से मिला जो पत्थरों से औजार बनाते थे। वह हैरान था, तुम लोग ऐसे कैसे जीते हो? एक वृद्ध व्यक्ति मुस्कुराया, हम प्रकृति के साथ जीते हैं, शिकारी है। ये दुनिया अभी नई है और हम इंसानों को बहुत कुछ सीखना है। यही था पुरा पाषाण युग, जहां इंसान ने आग जलाना सीखा, जानवरों का शिकार किया और गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाए। यही से सभ्यता का पहला चरण शुरू हुआ। दूसरा पड़ाव, खेती का जन्म। अगले दृश्य ने आर्यवीर को चौंका दिया। लोग अब जंगलों में भटक नहीं रहे थे, बल्कि एक जगह बस गए थे। यह कौन सा जादू है? उसने पूछा। एक महिला बोली, यह खेती है। हमने बीज बोना और अनाज। ये खेती शुरू हुई, जानवरों को पालतू बनाया गया, मिट्टी के बर्तन बने, छोटे छोटे गांव बसने लगे। यहीं से मनुष्य ने स्थिर जीवन की शुरुआत की और सभ्यता की नींव रखी। तीसरा पड़ाव, सिंधु घाटी की अद्भुत दुनिया। आर्यवीर आगे बढ़ा और अचानक एक सुव्यवस्थित शहर में पहुंच गया। चौड़ी सड़कें, पकी हुई ईंटों की घर, नालियों की बेहतरीन व्यवस्था। ये कौन सी जगह है? एक व्यापारी बोला, ये हड़प्पा है, सिंधु घाटी की नगरी। यहां दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक बस्ती है। यहां उसने देखा अनाज के बड़े बड़े भंडार, मोहरे और मिट्टी की सुंदर मूर्तियां, महान स्नानागार, व्यापार, तौल और माप का अद्भुत सिस्टम। आर्यवीर दंग था। इतने 1000 साल पहले लोग इतने आगे थे। चौथा पड़ाव, वेदों का उजाला। उसकी यात्रा उसे एक नए युग में ले गई, जहां ऋषि नदी के किनारे मंत्रों का जाप कर रहे थे। यह था वैदिक काल। यहां अग्नि, वायु, इंद्र जैसे देवताओं की पूजा होती थी। वेद लिखे जा रहे थे। गाय को संपत्ति माना जाता था। समाज वर्णों में बना था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभा और समिति जैसे लोकतांत्रिक संस्थान मौजूद थे। आर्यवीर ने महसूस किया कि यह सभ्यता आध्यात्मिकता और ज्ञान का केंद्र थी। पांचवा पड़ाव, महाजन पद और मगध का उदय। कुछ साल आगे बढ़ते ही आर्यवीर विशाल राज्यों में पहुंच गया। राजाओं की सेनाएं, युद्धरथ, सड़कों पर बाजार, हर तरफ ऊर्जा और परिवर्तन था। यह महाजनपद काल था। यहां उसने देखा 16 महाजनपद, मगध का तेजी से बढ़ता साम्राज्य, युद्ध और राजनीति की नई रणनीतियां, लोहे का उपयोग और बड़े पैमाने पर खेल। आर्यवीर को लगा कि मानव समाज अब बड़े बदलावों की कगार पर था। छठा पड़ाव, बुद्ध और महावीर का संदेश। अचानक वह एक शांत जंगल में पहुंचा, जहां एक दिव्य व्यक्ति ध्यान मुद्रा में बैठे थे, गौतम बुद्ध। उन्होंने उसे सिखाया, लोभ, मोह और क्रोध बांध देते हैं, मध्यम मार्ग ही सच्चा मार्ग है। फिर वह महावीर स्वामी से मिला, जिन्होंने अहिंसा और सत्य का महान संदेश दिया। इन दोनों ने भारत की आध्यात्मिक भूमि को नई दिशा दी। जनता अत्याचार और जटिल धार्मिक नियमों से मुक्त होना चाहती थी, और इन संदेशों ने उसे नई रोशनी दी। सातवां पड़ाव, मौर्य साम्राज्य और चंद्रगुप्त की शक्ति। आर्यवीर को एक विशाल महल दिखाई दिया। सैनिक पंक्तियों में खड़े थे। यह चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य था। उसने देखा कौटिल्य का अद्भुत शासन तंत्र, राजसूय और अश्वमेध जैसे यज्ञ, प्रशासन की मजबूत व्यवस्था, सड़कें, वाणिज्य और कूटनीति। यह भारत का पहला विशाल साम्राज्य था। आठवां पड़ाव, अशोक का परिवर्तन कुछ कदम आगे। उसने युद्ध के मैदान में खून और चीखें सुनी। यह था कलिंग युद्ध। आर्यवीर कांप उठा। फिर उसने देखा कि महान सम्राट अशोक रो रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, मैं शांति और धर्म का मार्ग अपनाऊंगा। यही क्षण था जब अशोक ने धम्म की नीति अपनाई और पूरे विश्व में शांति का संदेश फैलाया। नौवां पड़ाव, गुप्त काल का स्वर्ण युग। आर्यवीर को लगा जैसे वह किसी स्वर्ग में आ गया हो। कला, विज्ञान, गणित, खगोल शास्त्र, हर दिशा में विकास। यह था गुप्त काल, भारत का स्वर्ण युग। यहाँ आर्यभट्ट ने शून्य और ग्रहों के रहस्य बताए। कालिदास ने साहित्य की अमर रचनाएं लिखी। गुफा तला अपने चरम पर पहुंची। आर्यवीर को समझ आया कि यह युग
भारत की बौद्धिक क्षमता का शिखर था।